and welcome back once again to your own channel Judicious. Legal Studies का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे CBSE क्लास 12th का, और उसका यूनिट 1 है जुडिशरी, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक का भी फर्स्ट पार्ट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑलरेडी कवर्ड है। आज डिस्कस कर लेंगे अबाउट द रोल्स ऑफ द जुडिशरी और फिर इम्पार्शियलिटी के बारे में वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। So when we talk about the role of Indian judiciary, we are basically talking about the role of courts कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो कोर्ट्स है उनका रोल क्या होता है। अच्छा, रोल समझने से पहले जैसे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कोर्ट्स की हायरार्की का। तो बात बहुत सिंपल है, सबसे ऊपर हमारा एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके अंडर आता है हाई कोर्ट्स, फिर होती हैं कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और कुछ अदर स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। इसके बारे में हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बात शुरू कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट रोल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्ले करता है उससे रिलेटेड। सो बेसिकली 4 मेन रोल्स हैं विच आर प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वन इज दैट ऑफ एन एडजुडिकेटर। एडजुडिकेटर मतलब कि जज, किसी भी केस को जज करने के लिए ये होते हैं, ठीक है। दूसरा इंटरप्रेटर। हम जानते हैं लीगल लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करने का, उसको समझने का, समझाने का काम भी करता है। फिर ये एज एन एडवाइजर भी काम करता है। एडवाइजर टू हुम? एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक एक्टिविस्ट का रोल भी सुप्रीम कोर्ट प्ले करता है। इन चारों रोल्स में से एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर, ये 2 रोल्स सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा मेनली ये यही रोल्स प्ले किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 ओरिजिनल अथॉरिटी और पावर देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्या करने के लिए? कि सुप्रीम कोर्ट यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, या 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का होना जरूरी है। उसी की वजह से लीगल राइट के होने ना होने का पता चलेगा, और अगर लीगल राइट है तो उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, इसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जिनको की आंसर करने के लिए लीगल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करना जरूरी होता है, वो होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरे बताए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको की आंसर करने के लिए उस केस से जुड़े फैक्ट्स और एविडेंस जो हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है, उनके थ्रू इनका आंसर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्प्यूट है नदी का पानी शेयर करने को लेके 2 स्टेट्स के बीच में, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए डिस्प्यूट हो गया 2 स्टेट्स में, तो ऐसे केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। देन इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो और ज्यादा एक्सटेंसिव ओरिजिनल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को क्या करने के लिए? सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। और कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ये काम? बाय इशूइंग डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड इवन रिट्स। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स आर रिटन ऑर्डर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करता है इन केस देयर इज अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक किया जा सकता है थ्रू अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं, और ये इन्वोक कैसे होगा ये समझ लेंगे तो हमें पूरा चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, एपेलेट जुरिस्डिक्शन बेसिकली है क्या? ये हायर कोर्ट्स का राइट है कि वो लोअर कोर्ट के डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं और यहां तक कि उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। इन्वोक कैसे होगा ये? हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा अंडर आर्टिकल 132(1), 133(1) और 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सर्टिफाई कर देगा कि अब आगे की अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेज की जा सकती है। देन अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो किसी भी ऐसे जजमेंट या फाइनल ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट का है उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है, चाहे सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो।
इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिविल केसेस में ही अपील की जा सकती है, दोनों के अंदर अपील का प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज्ड है अपील ग्रांट करने के लिए किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट जो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास करा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। मगर इस रूल का एक्सेप्शन है मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, वो अपने रूल्स के हिसाब से वो उन कोर्ट्स उन केसेस को डील करते हैं। तो ऐसे केसेस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इसके अलावा मतलब मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल के अलावा सारे कोर्ट्स के ऑर्डर को के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी जा सकती है। अब एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर के अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवाइजर का भी रोल प्ले करता है, हमने स्टार्टिंग में देखा, और ये करता है वो अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है क्या, ये एक स्कीम है जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसको प्रेसिडेंट रिफर कर सकता है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। मगर अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सोशियो इकोनॉमिक नेचर का है या पॉलिटिकल नेचर का है, ऐसी सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो उसका आंसर दे, मतलब वो रिफ्यूज भी कर सकता है टू आंसर। उसके बाद अब रिसेंट ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपना लोकस स्टैंडिंग, मतलब कि पहले रूल होता था कि हर एक पार्टी जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकती थी, उसका एक रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिलैक्सेशन दे दिया है और अब परमिट कर दिया है कॉमन सिटीजन्स को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि वो अब जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। किसके बिहाफ पर, किसी ऐसे विक्टिम के बिहाफ पर जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, और किस पर्पज से, कि भाई बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, उस विक्टिम को न्याय मिले, इसकी वजह से थर्ड पार्टी भी जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है। पहले ये स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, अब इनको रिलैक्स कर दिया गया है, कोर्ट का एक्सपेंशन करा गया है। और प्लस इनके अलावा कोर्ट ने अपना खुद के इनिशिएटिव स्टार्ट करा है उन केसेस को हियर करने के लिए जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज को डांटा फटकारा है, किस वजह से, क्योंकि ये पाया गया कि चाइल्ड केयर होम्स को चलाने में स्टेट अथॉरिटीज बहुत ज्यादा आलसी रही या प्रॉपर केयर से उन्होंने चाइल्ड केयर होम्स को स्टेट्स के अंदर रन नहीं करा। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। और ये हुआ कैसे, थ्रू PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जिन्हें जनहित याचिका PIL भी बोलते हैं। सबसे पहली PIL जो लिस्टेड है वो है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ईयर था 1979। क्या था इस PIL में, एक पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट लॉयर ने एक केस फाइल करा था हजारों प्रिजनर्स के बिहाफ पर जो बिहार जेल में बंद थे, और वो भी बहुत ज्यादा इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर। उनके बिहाफ पर ये PIL फाइल करा गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था जिसको कि हेड कर रहे थे उस टाइम पर जस्टिस PN भगवती, उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी कि जो प्रिजनर्स हैं उनके पास भी ये राइट है कि उनको फ्री लीगल असिस्टेंस मिले और उनके केस की हियरिंग फास्ट पेस पर हो। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उनको जेल से रिहाई भी मिली। उसके बाद से PILs के अंदर बहुत सारे इश्यूज इंक्लूड किए जाने लगे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जिसमें कि फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर आता है, फिर लीगल एंटाइटलमेंट मतलब राइट टू फूड, राइट टू वर्क, इसके रिगार्डिंग भी PIL फाइल हुई। एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर यानी क्लीन एयर एंड वाटर को लेकर भी PILs फाइल हुए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर भी PIL फाइल्स हुए, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय द पॉलिसी मेकर्स। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपनी एसेट्स जो भी उनके पास उनकी एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज करेंगे कि उनके पास कितना एसेट्स हैं। इसको लेकर भी PIL फाइल हुए। PIL का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। PIL की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट केस होते थे वो होते थे ओपोनेंट कैरेक्टर के, मतलब कि दो पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस कर रही हैं और अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रही है और सामने वाले को गलत। जबकि PIL इनसे अलग है क्योंकि ये किसी भी पक्ष को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ये सोशल चेंज को लाने का एक जरिया है।
तो ये एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो पीआईएल की है वो ये है कि पीआईएल जो है वो सिटीजन के राइट्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर सिटीजन्स की राइट को ध्यान में रखते हुए ये पीआईएल फाइल करे जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टीज हैं, यानी कि जो विक्टिम है उसके अलावा जो थर्ड पर्सन है वो भी विक्टिम के बिहाफ पर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है पीआईएल का। थर्ड इज पीआईएल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज दिए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि पीआईएल्स के थ्रू उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। हालांकि वैसे जनरली बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो क्लेम्स हैं उनको सीधा आप कोर्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते, वहां पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। चौथा, अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हर लोग पीआईएल फाइल कर रहे हैं तो लोगों के अंदर ये डर भी आ गया कि उनके अगेंस्ट पीआईएल फाइल हो सकती है। इसकी वजह से बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि जेल हुए, प्रोटेक्टिव होम्स हैं, मेंटल असाइलम्स हैं, उन सब की क्वालिटी इंप्रूव हो गई इस डर से कि कहीं उनको कोर्ट में ना लेके जाया जाए। सब कुछ अच्छा है, मगर एक पॉइंट यहाँ पर पीआईएल के क्रिटिसिज्म में भी आया, उसको क्रिटिसाइज भी करा गया। देखिए, हालांकि पीआईएल की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती रही, मगर इनका कुछ मिसयूज भी करा गया लोगों के थ्रू अपने प्राइवेट गेन्स के लिए, जिसकी वजह से बेकार के कोर्ट केस होने लगे, अननेसेसरी इश्यूज के ऊपर लोग केस करने लगे। तो इस वजह से इस पीआईएल को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ये तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट के रोल्स की। अब देख लेते हैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के क्या रोल होते हैं इंडियन जुडिशरी के अंदर। देखिए, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स ये भी हमारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गन्स हैं, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जो ऑर्गन्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोलते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट मतलब एक स्टेट का कोर्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आते हैं लोअर कोर्ट्स, और इनके अंदर भी देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, और ये है हमारे ऑर्गन्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है इन द केस ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि हाई कोर्ट के अंडर जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस है, उसकी अथॉरिटी है, उसका कंट्रोल है। So that was all regarding the role of Indian judiciary. Next topic को continue करेंगे अगले सेशन में. Till the time we meet next, this is me, Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.